बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर है हमारा फ़िज़िकल ऑप्टिक्स। ऑब्जेक्टिव 1 के अंदर पूछा गया है कि लाइट एक वेव नेचर रखती है। इसका आइडिया सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने दिया? डी ब्रॉगले, हाइगन, थॉमस यंग या मैक्सवेल। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है लाइट एक वेव नेचर रखती है। इसका सबसे पहले आइडिया फिजिस्ट क्रिश्चियन हाइगन ने दिया। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 2 के अंदर पूछा गया कि लाइट एक वेव नेचर रखती है। इसको सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड किया? डी ब्रॉगले, हाइगन्स, थॉमस यंग या मैक्सवेल। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है इंग्लिश साइंटिस्ट थॉमस यंग ने 1801 के अंदर लाइट एक वेव नेचर रखती है इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड किया। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 3 के अंदर पूछा गया है द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ वेव फ्रंट्स के दो पॉइंट्स के दरमियान फेज डिफरेंस कितना होता है? 0 होता है, 180 डिग्री होता है, 90 होता है या 270 डिग्री होता है। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर और डायग्राम के अंदर दिखाया गया है कि वेव फ्रंट्स ऐसी वेव्स होती हैं जो एक जैसी होती हैं, उनके दरमियान जो फेज डिफरेंस होता है वो 0 होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 4 के अंदर पूछा गया कि हमारे पास एक लाइट है वो कोहेरेंट है। जब वो लाइट एमिट करती है तो वो लाइट किस तरह की होगी? सेम इंटेंसिटी होगी, सेम फ्रीक्वेंसी होगी, सेम वेलोसिटी होगी या सेम वेवलेंथ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है जो कोहेरेंट है वो इंटरफ्रेंस की कंडीशन को फिलफुल करता है। उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता है और उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है। फ्रीक्वेंसी सेम होने की वजह से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ऑब्जेक्टिव 5 के अंदर पूछा गया है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड टेन थीटा आर इक्वल फ्राम 0 डिग्री टू। साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यूज़ कहाँ तक इक्वल होती हैं? 18 डिग्री, 12 डिग्री, 10 डिग्री या 15 डिग्री। जैसा कि सोल्यूशन के अंदर पूरा टेबल दिखाया गया है, साइन थीटा और टेन थीटा अप्रॉक्सीमेटली 10 डिग्री तक इक्वल होते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 6 के अंदर पूछा गया कि हमारे पास दो इंटरफ्रेंस लाइट सोर्सेज हैं, उनके दरमियान जो पाथ डिफरेंस है 11.5 टाइम्स द वेवलेंथ है। 11.5 टाइम द वेवलेंथ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस को रिप्रेजेंट करता है। ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द हाफ वेवलेंथ, यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर होगा डार्क। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 7 के अंदर पूछा गया कि हमारे पास यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। स्लिट और स्क्रीन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डबल हो जाता है और स्लिट के दरमियान जो सेपरेशन यानी कि फासला है वो हाफ हो जाता है। फ्रिंज विथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा? जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है डेल वाई इज इक्वल टू लेमडा एल डिवाइडिंग बाई डी। जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं जो फ्रिंज विथ है वो 4 टाइम इंक्रीज़ हो जाती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 8 के अंदर पूछा गया इंटरफ्रेंस इन द थिन फिल्म के दरमियान जो पाथ डिफरेंस होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, नेचर ऑफ द फिल्म, थिकनेस ऑफ द फिल्म या ऑल ऑफ दिस। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है पाथ डिफरेंस थिकनेस के ऊपर, नेचर ऑफ द फिल्म, एंगल ऑफ इंसिडेंस तमाम के ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 9 के अंदर पूछा गया कि हमारे पास एक न्यूटन रिंग है, उसका जो सेंटर पॉइंट है वो ब्राइट है, वो किस वजह से है? रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन, एजिज या नन ऑफ दिस। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है न्यूटन रिंग का जो सेंटर पॉइंट अगर डार्क है तो वो ड्यू टू रिफ्रैक्शन होता है। अगर न्यूटन रिंग का सेंटर पॉइंट ब्राइट है वो ड्यू टू ट्रांसमिशन होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 10 के अंदर पूछा गया हमारे पास न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट है, उसके अंदर प्लेनो कन्वेक्स लेंस हमने यूज़ किया है। उसके अंदर जो प्लेनो कन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ कैसी है? लार्ज है, स्मॉल है, इंटरमीडिएट है या वेरी स्मॉल है। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर और डायग्राम के अंदर दिखाया गया है जो प्लेनो कन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ लार्ज है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 11 के अंदर पूछा गया हमारे पास एक माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, उसके मिरर को हम 0.5 mm तक डिस्प्लेस करते हैं और 2000 फ्रिंजेस को ऑब्जर्व करते हैं तो वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी? जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है L इज इक्वल टू एम लेमडा डिवाइडिंग बाई 2। जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारी जो वेवलेंथ की वैल्यू होती है लेमडा इज इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 12 के अंदर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के मुतालिक पूछा गया कि हमारे पास 1 सेंटीमीटर स्लिट है, उसके ऊपर 5000 लाइनें लगी हुई हैं, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की वैल्यू क्या होगी? जैसा कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज इक्वल टू एल ओवर एन। जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁴ एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर।
ऑब्जेक्टिव 13 के अंदर पूछा गया कि हमारे पास एक क्रिस्टल है, उसके ऊपर हम एक्सरे को फॉल कराते हैं, डिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है। एक्सरे हमें कैसे नज़र आती है? एक्सरे की इंटेंसिटी होती है, एक्सरे की शॉर्टर वेवलेंथ होती है, एक्सरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं या एक्सरेज विजिबल लाइट है। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर दिखाया है, एक्सरेज तमाम प्रॉपर्टीज़ रखता है, लेकिन हमने जो आंसर देना है वो क्रिस्टल के लिहाज से देना है। एक्सरेज हमें वहाँ पे विजिबल लाइट के तौर पे नज़र आएगी। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 14 के अंदर पूछा गया कि हमारे पास एक अरेंजमेंट है और वहाँ से हमने प्लेन पोलराइज को डिडक्ट करना है, यानी कि प्लेन पोलराइज को कौन डिडक्ट करता है? पोलराइजर करता है, एनालाइजर करता है, डिडक्टर करता है या ननाफ्ती। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर दिखाया हुआ और एक अरेंजमेंट को भी दिखाया गया है। जो प्लेन पोलराइज को डिडक्ट करता है उसको हम एनालाइजर कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 15 के अंदर पूछा गया है कि हमारे पास एक फ्लावर है जो रेड कलर का है, उसके ऊपर हम ग्रीन लाइट को फॉल करवाते हैं तो वो रेड कलर का फूल हमें किस तरह का नज़र आएगा? जैसे कि सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है, जैसे हम इसके ऊपर रेड कलर के ऊपर ग्रीन कलर की लाइट को फॉल करवाते हैं तो जो हमें किसी किस्म की कोई लाइट नज़र नहीं आएगी, यानी कि वो डार्क हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 16 के अंदर पूछा गया कि हमारे पास जो स्काई है, आसमान है, वो ब्लू कलर का नज़र आता है। वो किस वजह से ब्लू नज़र आता है? ऑब्जर्प्शन की वजह से, डिफ्रैक्शन की वजह से, स्कैटरिंग की वजह से या इंटरफ्रेंस की वजह से। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है और लिखा हुआ है कि जो लाइट एक स्मॉल पार्टिकल है और एक एज अ वेव नेचर भी रखती है। आपस में जिस वक्त उसके पार्टिकल टकराते हैं, स्कैटरिंग का फिनोमेना होता है, जिसकी वजह से हमें आसमान ब्लू कलर का नज़र आता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 17 के अंदर पूछा गया कि हमारे पास एक सोर्स है, अगर हम सोर्स को करीब से देखते हैं तो वेव फ्रंट किस तरह की नज़र आएंगी? अगर हम सोर्स को इन्फिनाइट पॉइंट से देखते हैं तो वेव फ्रंट हमें किस तरह की नज़र आएंगी? जैसे कि सोल्यूशन के अंदर हम एक डायग्राम के ज़रिए रिप्रेजेंट किया है। जिस वक्त हम सोर्स को करीब से देखते हैं तो वेव फ्रंट स्फेरिकल फॉर्म में और इन्फिनाइट पॉइंट से वेव फ्रंट एज अ प्लेन फॉर्म में नज़र आती हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 18 के अंदर पूछा गया हमारे पास एक माइकलसन इंटरफेरोमीटर है। इसके मिरर को हम λ/2 डिस्प्लेस करवाते हैं। λ/2 डिस्प्लेस करवाने से कितनी फ्रिंजेस प्रोड्यूस होंगी? जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है L = m λ/2। जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं m = 1। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 19 के अंदर पूछा गया कि हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लेम मौजूद हैं, जैसे हम उसको बर्न करते हैं तो उनमें से नियरली मोनोक्रोमेटिक लाइट कौन सी है? जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है और डायग्राम में दिखाया भी गया है। जैसे ही हम सोडियम क्लोराइड फ्लेम को जिस वक्त हम बर्न करते हैं तो वो नियरली मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी कि प्योर येलो कलर हमें शो करता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। एक्टिव 20 के अंदर माइकलसन इंटरफेरोमीटर के मुतालिक पूछा गया कि हम ब्राइट से डार्क की तरफ जा रहे हैं तो मिरर कितना डिस्प्लेस करेगा? λ/6, λ/4, λ/3 या λ/2। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है कि λ/2 ऑड इंटीग्रल है, ये डार्क को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम λ/4 अप एंड λ/4 डाउन मूव करवाएंगे तो डार्क प्रोड्यूस होगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर।